हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ से आया, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं, ये सब लोग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहले बात करें ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस को दो वर्ड में हम लोग ब्रेक करेंगे, ग्लाइको और सेकंड वन इज लिसिस। तो यार देखो, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज एंड लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। तो इसमें हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यार ग्लाइकोलिसिस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे, ईएमपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एम्बेडन मेयर ऑफ पार्नास। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एम्बेडन मेयर ऑफ पार्नास। ये एक साइंटिस्ट थे, ये जिसने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था। ये एम्बेडन मेयर ऑफ पार्नास साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था। इन्हीं के नाम पे इसका दूसरा नाम रख दिया गया ईएमपी पाथवे। तो आप लोगों को जहाँ पे भी ईएमपी पाथवे लिखा दिख जाए तो आप लोग समझ जाना कि ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहाँ से आया? तो ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। तो यार मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में थ्री प्रोसेस इंक्लूडेड होती हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में थ्री प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। जो फर्स्ट वन इज प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। जो सेकेंड वन प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस। एंड जो थर्ड वन प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एचएमपी संट, एचएमपी संट। तो यार अगर हम इसमें बेसिक सी बात करें तो इसमें हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, बिकॉज एनर्जी की रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी एक्टिव प्रोसेस होती हैं उनमें हमें हमारी बॉडी को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हमारा मेन जो एम रहेगा वो हमें रहेगा एटीपी को जनरेट कराना। इसमें हम लोग एटीपी को जनरेट कराएंगे। अब यार जो ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस ये दो तरीके से होती है। एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी और एक ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगी। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगी उसे हम कहेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ये होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ये होगी ऑक्सीजन की अब्सेंस में। तो यार जो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में जो होगी ग्लाइकोलिसिस वो हमारी होगी लीवर के अंदर, इनसाइड द लीवर, लीवर इनसाइड द लीवर। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी ये होगी हमारी मसल्स के अंदर, इनसाइड द मसल्स। तो यार अब हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यार अगर बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की, तो यार एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। और किसके अंदर करना है? हमें पायरुवेट के अंदर, पायरुवेट के अंदर हमें ब्रेक डाउन करता है। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिलने वाला है वो है पायरुवेट। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और ग्लूकोज से पायरुवेट तक जाते समय हमें 10 स्टेप प्रोसेस से गुजरना होगा। इसमें हमारे अंदर 10 स्टेप आएंगे, 10 स्टेप प्रोसेस। एंड इसमें कुछ एंजाइम भी इंक्लूडेड होंगे, एंड सम एंजाइम इंक्लूडेड। तो यार बेसिक सी बात करें तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, जिसमें हमें जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट होगा वो होगा ग्लूकोज और फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा पायरुवेट। तो हमें ग्लूकोज से पायरुवेट तक जाना है। तो हम लोग कैसे जाएंगे उसे अब हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, दो बेसिक सी टर्म। सबसे पहले जो है आइसोमरेज, आइसोमरेज, एंड सेकेंड वन इज काइनेज।
तो यार अगर बात करें आइसोमरेज की, तो आइसोमरेज आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट एंड काइनेज, जहाँ भी वर्ड काइनेज लग जाए, जहाँ भी काइनेज लग जाए आप समझ जाना कि यहाँ पे या फिर तो एटीपी का लॉस हो रहा है, या फिर तो एटीपी जनरेट हो रही, या फिर एटीपी का यहाँ पे लॉस होगा, या एटीपी जनरेट होगी। जहाँ पर काइनेज आ जाए वहाँ पे या फिर एटीपी के लॉस होगा या जनरेट होगी, एक चीज़ होनी है वहाँ पे। तो यार अब हम लोग बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, मतलब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की। तो यार हम लोग बात करेंगे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ये होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और कहाँ पर होगा, ये होगा लीवर के अंदर। कहाँ पे होगा, ये लीवर के अंदर। तो यार इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा पहला स्टेप होगा वो होगा ग्लूकोज। और आप सभी लोगों को पता है कि ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सबसे पहले, वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब ये किसकी हेल्प से होगा, ये होगा हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। अब मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे ये काइनेज लग जाए वहाँ पे समझ लो या तो एटीपी का लॉस हुआ है या तो एटीपी जनरेट हुई है। तो यहाँ पे एटीपी का लॉस हुआ है, तो यहाँ पे एटीपी का लॉस हुआ है। अब जो सेकेंड प्रोसेस है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगा, उसे हम कहेंगे आइसोमरेज। अब मैंने पहले ही बताया था आइसोमरेज। आइसोमरेज कहाँ पे होगा, यहाँ पे इन लोगों का क्या सिमिलर है, यहाँ पे इन लोगों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, बट ये दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। अब जो हमारी थर्ड प्रोसेस होगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हम लोग बनाएंगे दो चीज़ें, यहाँ से बनेगी दो। यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस हो जाती है। जो फर्स्ट वन इज बनेगा उसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंड सेकेंड वन इज जो बनता है वो बनता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसे हम लोग डाइहैब भी कहते हैं। अब हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को लेके चलेंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो हमारा अगली स्टेप प्रोसेस होगी वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से हमारा बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। बिसफॉस्फोग्लिसरेट और 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जो हमारा अगला स्टेप बनेगा वो बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। एंड उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। एंड जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, वो होता है पायरुवेट। एंड ये पायरुवेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड है। और जो ग्लूकोज हमारा था वो 6 कार्बन कंपाउंड था। तो यहाँ पे 2 एक मतलब यहाँ पे 2 3 कार्बन के कंपाउंड बन जाएंगे पायरुवेट के। तो अब हम इनमें देखेंगे एंजाइम, इनमें कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। तो यार हमने सबसे पहले पढ़ा था ग्लूकोज से
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, अगर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो उसमें एक हमारा एंजाइम यूज होगा हेक्सोकाइनेज। और मैंने बताया था जहाँ पे भी काइनेज यूज हो वहाँ पे या तो एटीपी जनरेट होगी या फिर एटीपी का लॉस होगा। तो यहाँ पे एटीपी का हमारा लॉस हुआ है पहली स्टेप प्रोसेस में। जो सेकंड स्टेप प्रोसेस है वहाँ पे आइसोमरेज यूज हुआ है। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है। तो जो सेकंड प्रोसेस है इसमें हमारा ना ही एटीपी का कोई लॉस होगा ना ही एटीपी जनरेट होगी। जो थर्ड प्रोसेस है यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगा इस जिसे हम कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब यहाँ पे फिर से काइनेज यूज हुआ है तो यहाँ पे फिर से हमारे एटीपी का लॉस होगा। एटीपी का लॉस हुआ है। अब जो हमारी चौथी प्रोसेस है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ से हमारे दो कंपाउंड बनते हैं लेकिन इससे पहले जो एंजाइम यूज होगा वो होगा एल्डोलेज। ये एंजाइम यूज होगा और इसकी हेल्प से दो कंपाउंड बनेंगे। जो पहला कंपाउंड बनेगा वो होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और जो दूसरा कंपाउंड होगा डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट जिसे हम डाईहैप भी कहते हैं। अब अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से अगर हम बात करें तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से ये बना लेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। एंड यहाँ से हमें क्या मिलेगा NaDH से हमें मिलेगा NaDH प्लस H+। अब ये है तीन, यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था और ये 3 कार्बन कंपाउंड थे तो यहाँ पे ×2 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो जनरेट हो रही हैं NaDH2+। और ये NaDH फर्दर जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंड ये हमको एक मतलब 1 NaDH प्लस H ये हमें देगा 3 ATP। एंड अगर हम फर्दर स्टेप की बात करें तो हमारा यहाँ पे बना था 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद हमारा बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट और इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट और यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगा हमारा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। यहाँ पे हमारा एक एंजाइम यूज होगा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काइनेज यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी या तो एटीपी का लॉस होगा या तो एटीपी जनरेट होगी। तो यहाँ पे हमारी एटीपी जनरेट होगी, ये एडीपी से एटीपी जनरेट होगी। अब यहाँ पर भी 2 लग जाएगा बिकॉज ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड था, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे भी 2 बार ये प्रोसेस होगी तो यहाँ पे 2 ATP जनरेट होगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट कंपाउंड मिलेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमें हमारा बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज जो कि कन्वर्ट कर देगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट एक एंजाइम होगा एनोलेज जो कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। एंड यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा, बस यहाँ से सिर्फ हमारा H2O निकल जाएगा एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होगा पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पायरुवेट काइनेज। फिर से काइनेज आया तो यहाँ पे या तो एटीपी का लॉस होगा या फिर एटीपी जनरेट होगी। तो यहाँ पे एटीपी जनरेट होगी किससे? एडीपी से। अब 2 स्टेप प्रोसेस है तो यहाँ पे 2 ATP जनरेट होगी बस, और हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट मिल जाएगा। अब हम देखेंगे टोटल ATP प्रोडक्शन। तो यार अब हम लोग बात करेंगे कि हमें टोटल नेट ATP कितनी मिली है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ATP का।
तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते कि जो फर्स्ट स्टेप प्रोसेस थी उसमें हमारा एटीपी का लॉस हुआ, तो यहाँ पे एक एटीपी लॉस हुई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो थर्ड स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पर भी हमारा एक एटीपी का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर भी तो हमारे 2 एटीपी लॉस। अब हम लोग टोटल एटीपी देखेंगे, हम लोगों के पास टोटल एटीपी कितने आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 एंड फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे 2 NADH2 मिल चुके हैं और 1 NADH2 से 3 ATP जनरेट होती है। अब ये यहाँ पे बहुत सी किताबों में लिखा है कि 1 NADH2 2.5 ATP देता है, बट इस बुक में लिखा है कि 1 NADH2 3 ATP जनरेट करता है। कहाँ पे जाके? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 2 NADH2 हैं, तो हम लोगों को 6 ATP मिलेंगी। उसके बाद हम लोग फर्दर जाएंगे अगली प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था तो हम लोगों को यहाँ पे 2 ATP मिल रही थी, तो यहाँ पे 2 ATP। एंड जो लास्ट प्रोसेस थी जहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा था, वहाँ पे हम लोगों को फर्दर 2 ATP मिली थी। तो हम लोगों को टोटल ATP कितनी होगी? 2 2 4 एंड 6 10। तो टोटल ATP हम लोगों को मिली, टोटल ATP 10 एंड 2 ATP माइनस हो गई थी ये पहली और थर्ड पहली स्टेप में और थर्ड प्रोसेस में। तो यहाँ पे 10 - 2 = 8। तो हम लोगों को नेट यील्डिंग एनर्जी कितनी मिली है? 8 ATP। एंड यार अब हम अगर हम लोग अब बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें जो हमारा इसमें भी हम लोगों को ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। तो ये इसमें हमारा जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा वो किसके अंदर होगा? ये होगा लैक्टेट के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन था वो हम लोगों की कहाँ पे हो रही थी? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर हो रही थी, वो हो रही थी कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ रही है? ग्लाइकोलिसिस ये हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है ये प्रोसेस। ओके, तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये साइटोप्लाज्म के इनसाइड में हो रही है, अंदर होती है ये प्रोसेस।